जमात के तालिबे इल्म की फंदे से लटकी लाश बरामद हुई। और ये नवी जमात के तालिबे इल्म ने क्यों खुदकुशी की, इसकी वजह हम आपको आगे चलकर बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैम्प्रो चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं सैमी चौधरी और ये अदनान है जो नवी जमात का तालिबे इल्म था, लेकिन इसने खुदकुशी की। इतनी कम उम्र में खुदकुशी की क्या वजह थी, ये इस वीडियो में आपको आगे चलकर पता चलेगा। मोहम्मद अदनान के चचा मोहम्मद इसहाक ने बताया कि 14 मार्च की शाम को जब अदनान का पता नहीं चल रहा था तो हम सब लोग बहुत परेशान हुए और पूरे इलाके में तलाश शुरू कर दी। कई घंटे तक अदनान को तलाश करते रहे, मगर रात गए जब उसके घर के ऊपर वाले हिस्से में गए तो उसकी लाश फंदे से लटकी हुई थी। उस मौका पर घर में कोहराम मच गया था। उसकी लाश को फ़ौरन बडग्राम अस्पताल पहुँचाया गया। इस मौके पर मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि अदनान की खुदकुशी की क्या वजह है, मगर उसकी हमउम्र कज़न, दोस्त और रिश्तेदारों ने बताना शुरू किया कि कुछ अरसे से अदनान बहुत परेशान था, जिस पर मुझे शक हुआ और मैंने उनसे तफसीली बात की तो पता चला कि इलाके के कुछ लोगों के पास अदनान की बरहना तस्वीर वगैरह मौजूद हैं। ये सूरत हाल मेरे लिए किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं थी। मोहम्मद इसहाक का कहना था कि उन्होंने अदनान की मौत का बाकायदा मुकदमा दर्ज करवाया और तदफीन के बाद अदनान को पेश आने वाले वाक़यात की तफ्तीश शुरू की तो एक एक करके कड़ियाँ मिलना शुरू हो गईं। पता चला कि गिरफ्तार मुल्जिमान ने अदनान की तस्वीर लेने के बाद कुछ और लोगों को भी भेजी थीं। जिन लोगों को वह तस्वीर भेजी गई थी उन्होंने भी अदनान को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। बेइज्जती, खौफ, डर, शर्म की बिना पर शायद अदनान के पास खुदकुशी के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। मोहम्मद इसहाक कहते हैं कि काश अदनान मुझे या ख़ानदान के किसी और बुज़ुर्ग को इससे मुतालिक कुछ भी बता देता तो हम इस मामले को फिलफौर हल कर देते तो शायद ये नौबत ना आती। मोहम्मद इसहाक का कहना था कि पुलिस ने हमसे इस सारे वाक़े में बहुत ताउन किया। अदनान की खुदकुशी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पुलिस को भी शक हो गया था कि मामला कुछ और है। हमें जो भी कड़ी मिलती थी वह पुलिस को फ्राहम करते थे और पुलिस इस पर मज़ीद तफ्तीश करती थी। मोहम्मद अदनान के एक कज़न ने बताया कि जिस रोज़ मोहम्मद अदनान ने खुदकुशी की थी उस रोज़ उसने गैर मामूली तौर पर वालिद की कब्र पर कई घंटे गुजारे थे। मेरा उस दौरान 2 मरतबा कब्रिस्तान के इलाके से गुजर हुआ तो मैंने देखा कि वो अपने वालिद की कब्र के सरहाने पर बैठा था और कुछ पढ़ रहा था। मैं समझा कि शायद वो तिलावत कर रहा होगा। दूसरी मर्तबा भी जब इसी तरह देखा तो उससे पूछा कि क्या बात है, तो अदनान का कहना था कि कुछ नहीं, बस वैसे ही बैठा हूँ, घर जाता हूँ। रात को पता चला कि खुदकुशी कर ली है। शायद वालिद की कब्र पर बैठकर उसने खुद पर गुजरने वाले हालात बयान किए हों। पता नहीं वो वहाँ पर क्या क्या करता रहा और उस पर क्या गुजरती रही थी। मोहम्मद अदनान के ख़ानदान और इलाके के लोगों और पुलिस पर वाज़ेह हो चुका था कि अदनान की खुदकुशी की वजूहात क्या हैं। इस पर इलाके पर एक बड़ा जिरका हुआ। इस जिरके में दोनों गिरफ्तार मुल्जिमान भी पेश हुए और जिरके की एक वीडियो में वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। इसमें उन्होंने जिरके के सामने एतराफ़ किया कि उन्होंने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में मोहम्मद अदनान से जिनसी ज़्यादती की थी, जिसमें एक मुल्जिम मोहम्मद अदनान को लेकर दूसरे मुल्जिम के पास गया और वहाँ पर वक़ुआ पेश आया था। जिरगा में मौजूद ज़राए के मुताबिक दोनों मरकज़ी मुल्जिमान के जिरगा के सामने एतराफ़ के बाद उनके वालिदैन ने जिरगा को उनके मुस्तक़बिल का इख्तियार दिया और एक मुल्जिम के वालिद ने जिरगा के सामने कहा कि वो खुद अपने बेटे को इस घिनौने जुर्म की सज़ा देता है। यहाँ तक कहा गया कि अगर इन मुल्जिम लड़कों को गोली मार दी जाए तो उनके वालिदैन को कोई एतराज़ नहीं होगा। मगर इस मौका पर मोहम्मद अदनान के ख़ानदान वालों ने फैसला किया कि दोनों मुल्जिमान को कानून के हवाले किया जाएगा और कानून इनको जो सज़ा देगा वो सब कबूल होगी। जिरगे में दोनों मुल्जिमान के वालिदैन और ख़ानदान वालों ने ऐलान किया कि वो दोनों की कोई भी कानूनी मदद नहीं करेंगे और अगर कोई उनकी कानूनी मदद करने की कोशिश करेगा तो उसकी भी मुखालफत की जाएगी। जिरगे में फैसला किया गया कि इस वाक़े के मुल्जिमान को इस तरह निशाने इबरत बनाने की कोशिश की जाए कि आइंदा इलाके में कोई और इस तरह की जुर्रत ना कर सके। बडग्राम ज़िला के पुलिस ऑफिसर अब्दुल रऊफ बाबर कैसरानी ने बताया कि मोहम्मद अदनान की लाश जब अस्पताल लाई गई तो उस वक्त सही महसूस हो रहा था कि मामला सिर्फ खुदकुशी नहीं है, बल्कि उसके बैकग्राउंड में कोई और खौफनाक मामला भी मौजूद है। ये पहले मरहले पर मोहम्मद अदनान का मोबाइल फ़ोन हासिल किया तो उस वक्त ही समझ में आ गया कि मामला क्या है। मोहम्मद अदनान को गुज़िश्ता साल अक्टूबर में जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। उनका कहना था कि मोहम्मद अदनान के मोबाइल फ़ोन अदनान के ख़ानदान और इलाके के लोगों की मदद से मुल्जिमान तक पहुंचने में मदद मिली और जब दोनों मुल्जिमान से तफ्तीश की और उनके मोबाइल फ़ोन कब्ज़े में लिए गए तो उसमें से अदनान की बरहना तस्वीर भी बरामद हुई और ये भी पता चला कि उन्होंने किस किस को ये तस्वीर भेजी थी। मोबाइल डाटा से ये भी पता चला कि अदनान को वो किस तरह ब्लैकमेल कर रहे थे और वो किस सूरत हाल का सामना कर रहा था।
अब्दुल रऊफ बैबर कैसरानी के मुताबिक उस वक्त एक मुल्जिम जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। उस मुल्जिम ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में भी इकरार जुर्म किया है, जबकि दूसरा मुल्जिम उस वक्त पुलिस की हिरासत में है, जिसको जल्द ही अदालत में पेश कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि मुल्जिमान के खिलाफ कत्ल, ब्लैकमेलिंग और जना बिलजबर के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। बच्चों के खिलाफ जिनसी ज्यादती पर काम करने वाले इदारे साहिल के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल बच्चों से ज्यादती के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। साल 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 9 वाक़यात किसी न किसी तरह रिपोर्ट हुए हैं, जबकि साल 2018 के पहले 6 माह में ये तादाद बढ़कर 12 हो चुकी थी। वाज़ेह रहे कि ये तादाद वो है जो कि रिपोर्ट हुए हैं। साहिल के कानूनी मशीर इम्तियाज़ सोमरू एडवोकेट ने बताया कि 2009 से लेकर अब तक साहिल के पास तकरीबन 240 ऐसे मुकदमात मौजूद हैं जिन पर वो मुतासिरीन को कानूनी मदद फ्राहम कर रहे हैं, मगर अभी तक सिर्फ 65 मुकदमात के फैसले हो चुके हैं। उनके मुताबिक ऐसे वाक़यात के बढ़ने की जिम्मेदारी किसी एक पर नहीं बल्कि मुख्तलिफ अवामिल पर आयद होती है, जिसमें सबसे पहले तो मुतासिरा बच्चे का ख़ानदानी तवील अदालती सिस्टम से उकता कर राह फरार इख्तियार करना है। नाज़रीन, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो मुजरिमों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाती, क्योंकि जो तवील कानूनी जो रास्ता होता है उस पर इंसान तंग आ जाता है, राह फरार वाकई इख्तियार करता है, तो फिर इस मुल्क में इंसाफ कैसे कायम हो सकता है जिसका अदालती निज़ाम ही इतना सुस्त रवि का शिकार हो। इसके अलावा पेशावर में इंसानी हकूक़ के मुमताज़ कारकुन कमर नसीम ने बताया कि बच्चों और बच्चियों से ज़्यादती के वाक़ये तो पहले भी होते थे, मगर अब तक जो मोबाइल से वीडियो और तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करने के वाक़यात में इंतहाई इजाफा हो चुका है। खुद तसव्वुर करें, पहले बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाना और फिर मुस्तकिल ब्लैकमेल करने के लिए तस्वीर और वीडियो बना ली, अपने दोस्तों को भी भेज दी और ये सब मिलकर उनको ब्लैकमेल करें। वो किस दर्दनाक अज़ाब का सामना करते होंगे ये कोई और तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कमर नसीम के मुताबिक पूरे मुल्क और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे वाक़यात बहुत बढ़ रहे हैं। सवात, अटक और अब बडग्राम वाला वाक़या तो रिपोर्ट हो चुका है, मगर कई ऐसे वाक़यात होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं हुए होंगे और पता नहीं मुतासिरा बच्चे बच्चियाँ किस दर्दनाक अज़ाब से गुजर रहे होंगे। इस मामले से निमटने के लिए हुकूमत, रियासती अदारों और मुआशरे को मिलकर सोचना होगा। जी तो व्यूअर्स, ये कहानी थी एक ऐसे बच्चे की जो 9वीं जमात का तालिब इल्म था। बड़ा खूबसूरत बच्चा था, स्क्रीन पर उसकी जो फ़ोटो है वो भी चल रही होगी, लेकिन वो इस ब्लैकमेलिंग से और अपनी इस बेइज्जती से घबरा कर उसने ख़ुदकुशी कर ली। उसको कुछ समझ नहीं आया, वो उसे शायद शर्म भी थी कि वो अपने माँ बाप या अपने घर वालों को कैसे बताता कि उसके साथ क्या हो रहा है या क्या गुजर चुका है। और हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात क्यों बढ़ रहे हैं, इस बारे में भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वालिदैन को अपनी औलाद की हरकत व सकनात पर नज़र रखने की ज़रूरत है। औलाद की तरबियत वालिदैन का पहला अमली फ़रीज़ा है। अगर वो सही तरीके से अदा करें तो मुझे लगता है कि हमारे माशरे का जो ये बिगाड़ जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक बढ़ता ही जा रहा है, शायद मज़ीद बढ़ने से बच जाए। वालिदैन अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर ख़ास तौर पर ध्यान दें और बच्चों की हरकत व सकनात का बग़ौर मुशाहिदा करें और ध्यान रखें कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो शायद हमारे माशरे में बहुत से बिगाड़ ख़त्म हो सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट सैमी चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।